हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दिवाकर एंड वेलकम टू इजोटी साइंस। आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल एग्जाम में आता ही आता है, तो आप इस टॉपिक को भी तैयार कर लीजिए। तो जो मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन एक्चुअली में एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फीमेल हर महीने रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर मंथली बेसिस पर वेजाइनल ब्लीडिंग को क्या करती है, फील करती है, या हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस करती है। तो उसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। इसको मंथली साइकिल या पीरियड्स भी कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है ना। तो इसमें जो यूटेराइन लाइनिंग होती है उनकी शेडिंग होती है। क्या होती है? शेडिंग होती है। वो ब्लीडिंग की फॉर्म में क्या होती है, बॉडी से बाहर आती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस फ्लो चार्ट के माध्यम से थोड़ा समझेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है और कैसे होता है। व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज फर्टिलाइज्ड। अब मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में आपको बताया है, जिसको मैंने वन शॉट में इस चैप्टर को कंप्लीट किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि फीमेल की ओवरी से हर मंथ एक एग क्या होता है, एक एग निकलता है, एक एग रिलीज होता है, एक एग रिलीज होता है। उस एग को अगर स्पर्म मिल रहा है तो वो उसके साथ फर्टिलाइज्ड होगा और क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है ना। तो व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज फर्टिलाइज्ड। जब एग फर्टिलाइज्ड होता है तो क्या होता है, उससे भाई जाइगोट बनता है, उससे फीटस बनता है, फिर बेबी बनता है। तो फीमेल ओवरी प्रोड्यूस करती है इस एग को। फीमेल ओवरी जो होती है, जिससे कि फैलोपियन ट्यूब भी जुड़ी हुई होती है, वो क्या करती है, इस एग को, या जिसको हम ओवम कहते हैं, इस ओवम को महीने में एक बार क्या करती है, महीने में एक बार रिलीज करती है, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक एग सेल है, ये दूसरी एग सेल है, ये एक ओवरी है और ये एक दूसरी ओवरी है। तो एक मंथ में अगर इस ओवरी से एग निकल रहा है तो दूसरे महीने में इस ओवरी से एग निकलेगा। ये होता है इसका क्रम, ठीक है ना, अल्टरनेट चलता है, ठीक। ये क्लियर है। तो फीमेल ओवरी जो है ये प्रोड्यूस करती है, रिलीज करती है एग या ओवम को एक महीने में एक बार, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जब इस एग को रिलीज करती है तो जो यूट्रस होती है उसकी वॉल क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। यूट्रस की जो वॉल होती है वो थिक हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि यूट्रस जो है वो थिक इसलिए हो जाता है क्योंकि जब ओवरी से एग रिलीज होता है ना, तो उस एग को एक्सेप्ट करने के लिए, उस एग को रिसीव करने के लिए इसकी वॉल थिक हो जाती है, ये एक्साइटेड हो जाता है कि अब फर्टिलाइज्ड एग आएगा, मैं उसको अपने अंदर लूंगा और फिर धीरे 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 करके एम्ब्रियो से फीटस और फिर बेबी बनेगा। क्योंकि फीटस वो जगह है जहां पर बेबी होता है, जहां पर बच्चा होता है, प्रेग्नेंट की, जब प्रेगनेंसी की सिचुएशन होती है उस टाइम पे, ठीक है ना। तो इसकी जो वॉल होती है वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। इतना क्लियर है। तो फिर क्या होता है, यूट्रस वॉल बिकम थिक। तो अब इसकी दो कंडीशन होगी। इस एग को अगर स्पर्म सेल मिल रही है, समहाउ इस एग को अगर स्पर्म सेल मिल रही है, तो या तो देखो स्पर्म सेल मिलेगी तो वो क्या होगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइज होगा वो किसके द्वारा, स्पर्म के द्वारा। तो उससे क्या हो जाएगी, फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी, मतलब प्रेगनेंसी की फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन अगर वो एग को स्पर्म नहीं मिल रहा है तो वो फर्टिलाइज्ड नहीं होगा। अब नीचे जो यूट्रस की वॉल थिक हो गई है, वो यूट्रस की वॉल, वो एग और जो ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई हैं उससे, वो ये तीनों ब्लीडिंग की फॉर्म में क्या आने लगती हैं, बाहर आने लगती हैं बॉडी से। यूट्रस की जो वॉल है जो थिक हो गई थी, वो वॉल जो है फट जाती है और उनकी शेडिंग होने लगती है, मतलब बहने लगती है, ठीक है। म्यूकस की फॉर्म में और ब्लीडिंग की फॉर्म में वो एग, वो यूट्रस की वॉल और ब्लड वेसल, ये तीनों मिलकर के ब्लीडिंग की फॉर्म में क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखो जो गर्ल चाइल्ड होती है ना, मतलब जिनकी उम्र 10 साल से कम होती है, 11 से कम होती है, उनमें तो ये होता ही नहीं है, क्योंकि उनमें अभी एग नहीं बन रहा है ओवरी से, ठीक है ना। तो उनमें तो ये होगा नहीं, गर्ल चाइल्ड में। तो इसमें दो चीजें होती, एक होती है मेनार्क, एक होती है मेनोपॉज। मेनार्क मतलब होता है वो टाइम पीरियड जिस
टाइम पे किसी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है और वो 11 से 12 साल की उम्र में शुरू हो जाती है और 45 से 50 साल की उम्र तक चलती है। तो मंथ में एक बार ही होता है, ठीक है। बिगिंस एट प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी में ये स्टार्ट हो जाता है। तो इसके स्टार्ट होने का जो टाइम पीरियड है उसको मेनार्क कहते हैं, और स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट 45 टू 50, 45 से 50 ईयर की ओल्ड में 45 टू 50 ईयर ओल्ड में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है स्टॉपेज, ठीक है ना। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब ये स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं मेनोपॉज, ठीक है। मतलब फीमेल जो है 45 से 50 साल के बाद या उसी उम्र में क्या होती है, उसमें से एग रिलीज नहीं होते हैं, इसीलिए बोलते हैं टाइम पर फैमिली प्लान कर लो, ठीक है ना, नहीं तो बाद में फिर बच्चा नहीं होगा, ठीक है। तो ये है इसका सीधा कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं, आगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। अब हमने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पूरा डिटेल से पढ़ा, ठीक है ना, सारी चीज़ें उसमें एक एक चीज़ें समझी, ठीक है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो उसकी जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में है, वन शॉट में पूरा चैप्टर मैंने कवर किया है, उसको देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, अब जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी डिजीजेज होने का खतरा होता है, ठीक है ना। तो डिजीजेज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स आर नॉन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, STDs, ये एग्जाम में आता है भैया, स्टार कर लो इसको, ठीक है। तो जो ये STDs डिजीजेज हैं, क्या होती हैं ये, जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये स्प्रेड होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद, तो उनको कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है ना। जो सेक्सुअली कांटेक्ट करने से आती हैं, फिजिकल कांटेक्ट करने से आती हैं। और जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है ना, अकर्स मोस्टली इन द इंडिविजुअल्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल एक्टिविटीज विद मैनी पार्टनर्स, जो बहुत सारे पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज कर रहा है, उसमें इन डिजीजेज होने का खतरा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो है वो या तो वायरस से होती है, उनको कहते हैं वायरल इन्फेक्शंस, या तो बैक्टीरिया से होती है, उसको कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो वायरल से आपने HIV सुना होगा, ह्यूमन इम्यून वायरस, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, तो ये इससे हो जाता है। जेनाइटल वॉर्ट्स, ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं, इनको आपने डीप में नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, टेंशन न लो आप। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ठीक है ना, जोनोरिया, स्पाइलिस, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अब देखो कॉन्ट्रासेप्शन, अब जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आपने देखा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, अब उनसे बचने के क्या उपाय हैं भाई, क्या प्रिकॉशंस ले सकता है कोई, अगर कोई चाहता है कि वो उस तरीके की डिजीजेस से न गुजरे, तो वो क्या मेथड हैं जिनको अपना करके उससे बच सकता है। तो ऐसे मेथड को हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्शन है, ये कुछ मेथड्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिनको एडॉप्ट करके कोई फीमेल प्रेग्नेंट होने से बच सकती है, मतलब ये प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करता है। तो प्रेगनेंसी एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद प्रेगनेंसी की फॉर्म में वो कन्वर्ट ना हो, वो फीमेल प्रेग्नेंट ना हो जो उसको कर रही है, उसको प्रिवेंट करने के लिए वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को या टेक्निक्स को क्या करती है, एडॉप्ट करती है। क्लियर है ना। तो वाई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स शुड बी एडॉप्टेड, क्यों इनको एडॉप्ट किया जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो इसको आप किस तरीके से आंसर करोगे भाई, टू प्रिवेंट अनवांटेड चिल्ड्रन, किसी को अनवांटेड चिल्ड्रन नहीं चाहिए, ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज कर लेता है। टू मेंटेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चिल्ड्रन एंड टू प्लान फैमिली साइज, है ना, फैमिली प्लान कर लेते हैं कोई कि भाई एक लॉन्ग डिस्टेंस हो दो बच्चों के बीच में एज का, तो उसके लिए वो इस टेक्निक का यूज कर लेते हैं। टू प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज न फैले, न स्प्रेड हो, उससे प्रिवेंट होने के लिए, उससे बचने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, इसके क्या क्या टाइप्स है, तो पहला टाइप है इसका मैकेनिकल, जिसको बैरियर मेथड भी कहते हैं, दूसरा है केमिकल मेथड, तीसरा है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस,
आईयूडी भी कहा जाता है इसको, और सर्जिकल मेथड्स। ठीक है, तो इन मेथड्स को थोड़ा देखते हैं क्या है ये। मैकेनिकल या बैरियर मेथड्स जो है ये, इनमें ना फिजिकल डिवाइसेस यूज होते हैं, लाइक कंडोम्स जो कि मेल और फीमेल दोनों के द्वारा यूज किया जाता है ना। सर्वाइकल कैप्स जो केवल फीमेल के द्वारा यूज किया जाता है, तो ये प्रिवेंट कर देता है प्रेगनेंसी से। ठीक है, हेल्प टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी एंड एसटीडीएस डिजीजेस। ठीक है ना, इसमें क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक, अगला है आपका केमिकल मेथड्स। तो केमिकल मेथड्स में क्या क्या इंक्लूड है, ऑरल पिल्स एंड वेजाइनल पिल्स। तो ये जो केमिकल मेथड है ना, इसमें कुछ केमिकल्स लिए जाते हैं फीमेल पार्टनर के द्वारा, उसमें दवाइयाँ हो सकती हैं, मेडिसिन हो सकती हैं, लेकिन इसके ना बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ये क्या करता है कि जो मेल से जो स्पर्म गए हैं वेजाइना में, उन स्पर्म सेल को क्या कर लेता है, मार देता है, और फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि स्पर्म सेल तो मिल गई, तो एग किससे फर्टिलाइज होगा, नहीं होगा, तो फिर वो उस चीज़ से बच जाती। और ये ना कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है, इसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स क्या करते हैं, इन स्पर्म सेल को मार देती हैं, ये जो दवाइयाँ होती हैं। और ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से तो ये प्रिवेंट नहीं करता, इट कांट प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडीएस से ये बिल्कुल भी प्रिवेंट नहीं करता है, कि केवल एक ही चीज़ से प्रिवेंट करता है, प्रेगनेंसी। ठीक है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं। अब इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या होते हैं, इसको जरा देखिए। ये डिवाइस होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं जिनको फीमेल के ना यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है इनको, इन डिवाइसेस को। तो इसमें होता है एक कॉपर आईयूडी, जिसमें कुछ कॉपर, जब फीमेल की वजह, देखो ये है आपका कॉपर आईयूडी, तो इस तरीके से इसको यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। अभी यहाँ से भी और यहाँ से भी क्या हो गया, पैक्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर स्पर्म सेल तो वैसे भी नहीं जा पाएगी, क्योंकि एग तो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो रॉड है ना, ये कॉपर की रॉड है, तो इस कॉपर से क्या होगा, कुछ कॉपर के जो आयंस है वो रिलीज होंगे यूट्रस में। उसमें जो स्पर्म सेल आएंगी, वो कॉपर आयंस उन स्पर्म सेल को क्या कर लेती है, किल कर लेती है, और आगे फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। इसी तरीके से हार्मोनल आईयूडी होता है, हार्मोन्स को किल कर लेती है, ये भी एक रॉड होती है इस तरीके से, इसको भी इसी तरीके से क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, उन स्पर्म सेल को मार देती है। तो वो जब स्पर्म सेल ही नहीं रहेगी, तो एग किस से, ओवम जो होगा वो किसी से फर्टिलाइज नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी से प्रिवेंशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका कॉपर आईयूडी और हार्मोनल आईयूडी। ठीक है, तो ये हार्मोनल आईयूडी है और ये कॉपर आईयूडी है, तो ये इंसर्ट करने के मेथड हैं सारे। ठीक है, उसके बाद है सर्जिकल मेथड्स। तो सर्जिकल मेथड में देखो क्या है, एक होता है आपका वासेक्टोमी और एक होता है ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, दो टर्म्स हैं आपके पास, वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो वासेक्टोमी जो होता है ना, ये वॉश, जैसे सुना होगा आपने, पुरुष नसबंदी या महिला नसबंदी, इसमें नसबंदी कराई जाती है। ठीक है ना, तो किस चीज़ की नसबंदी पे, वॉश डिफरेंस जो होता है, मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको बताया था कि टेस्टिस के जो टेस्टिस से ऊपर एक नली जुड़ी हुई होती है, एक ट्यूब जुड़ी हुई होती है, उसको वॉश डिफरेंस कहते हैं, जिसमें से स्पर्म्स मूव करते हैं ऊपर की तरफ। तो उसको बीच में से इस तरीके से कट कर दिया जाता है, तो स्पर्म सेल यहाँ से फिर ऊपर नहीं जा पाते, यहीं तक रह जाते हैं। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पर क्या कर दिया जाए, कट कर दिया जाता है, तो इसके जो एंड होते हैं उनको इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइन कर दिया जाता है, इसी तरीके से फीमेल में होता है। फीमेल में क्या गया, ट्यूबेक्टोमी, इसमें जो जैसे इसमें वॉश डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, इसमें फैलोपियन ट्यूब को यहाँ से कट करके उसको बांध दिया जाता है, शील कर दिया जाता है उसके दोनों एंड को। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से काम करते हैं सर्जिकल मेथड्स में। ठीक, अब बात करते हैं भाई, रिप्रोडक्शन होगा तो उससे पॉपुलेशन भी बढ़ेगा। तो जो पॉपुलेशन होती है किसी भी कंट्री की ना, तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो नेटिलिटी पे, एक मोर्टेलिटी पे, एक बर्थ रेट पे, एक डेथ रेट पे। तो बर्थ रेट जैसे इंडिया में आप देखो, पैदा ज़्यादा हो रहे, मर कम रहे हैं, वैसे भगवान न करे कोई मरे, लेकिन मर कम रहे हैं, पैदा ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो बर्थ रेट है। ठीक है ना, तो उससे पॉपुलेशन बढ़ेगी। लेकिन अगर आप इटली की बात कर लो, तो वहाँ पर डेथ रेट ज़्यादा है, वहाँ पर मर ज़्यादा रहे हैं, पैदा कम हो रहे हैं, बच्चे ही पैदा नहीं कर रहे हैं वहाँ पर लोग, पॉपुलेशन ही नहीं बढ़ रही है वहाँ की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर डिपेंड करती है। तो एक छोटा सा टॉपिक था एनसीईआरटी का, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब फीमेल फीटिसाइड, जिसमें क्या होता है कि फीमेल फीटिसाइड इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द सेक्स ऑफ फीटस
एंड अंडरगोइंग एबॉर्शन इफ इट इज अ गर्ल। ठीक है, फिटिसाइड में क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ना मेडिकल साइंस को यूज करके, कुछ टेक्निक्स को यूज करके बच्चे अंदर पल रहे बच्चे के खून को, ब्लड सैंपल को निकाला जाता है। उसमें देखा जाता है कि भाई अगर एक्स क्रोमोजोम है तो पता चल जाता है ये गर्ल है, XY क्रोमोजोम है तो पता चल जाता है ये बॉय है। तो XX होगा तो उस कंडीशन में एबॉर्शन करा दिया जाता है, उस गर्ल को अंदर ही मार दिया जाता है। हालांकि ये बहुत बड़ा पाप है और इसीलिए ये बैन्ड है। इंडिया में तो बिल्कुल बैन है क्योंकि दिस इज इलीगल गैर कानूनी है, ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें तो क्या करना चाहिए, बेटियों का सम्मान करना चाहिए और जो गर्ल चाइल्ड हैं उनको वेलकम करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर लड़कियां ही नहीं होंगी तो फिर आगे पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, जो रिप्रोडक्शन जैसी चीज़ें हैं वो कैसी होंगी। ठीक है ना, तो ये बैन है और ये होना भी नहीं चाहिए। तो हमें हमेशा इनको सेव करना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए समाज में गर्ल्स को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी भैया इस चैप्टर में। और पिछले चैप्टर में ये दोनों मतलब जो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर है वो मैंने एक शॉर्ट में कंप्लीट किया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। लेकिन उसमें ये 2-3 पॉइंट्स रह गए थे कुछ टेक्निकल इशू के कारण, तो वो पॉइंट्स मैंने छोड़ दिए थे। ठीक है ना, बाकी सारी चीज़ें उसमें कवर हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट्स छूट गए थे इसीलिए मैंने वो पॉइंट्स इस सेपरेट वीडियो में आपको बता दिए हैं क्या क्या चीज़ें इसमें। तो इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और हम मिलते हैं अब एक नए और फ्रेश चैप्टर के साथ जो है हेरिडिटी। वो भी बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन उस चैप्टर को समझने के लिए आपको ये चैप्टर पहले समझना पड़ेगा। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से समझिए, देखिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद उस चैप्टर पे जब आप जाओगे तो उसके भी एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।